हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था? जो भौतिक गुण थे वो समाप्त हो चुके हैं। जैसे कि हमने तापीय चालकता पढ़ा था, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा था। इसके बाद रंध्रावकाश पढ़ा था और इसके बाद हमने पढ़ा था मृदा के कारक, मृदा निर्माण के कारक पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक जो होता है गुण होते हैं। इसमें हमको पढ़ना है पीएच के बारे में, ठीक है, अच्छे तरीके से। और प्रीवियस वीडियो में जैसे कि आपको इतना तैयार होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी में जैसे कि रंध्रावकाशों की संख्या बढ़ाएंगे तो जो है थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा, उसमें भी घटेगा। कार्बनिक पदार्थ बढ़ाएंगे तब भी घटेगा थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसके बाद कब बढ़ेगी थर्मल कंडक्टिविटी? मृदा में नमी मिलाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी और बढ़ेगी। इसको पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रंध्रावकाशों की संख्या को पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़े थे क्या? मृदा निर्माण के कारक पढ़े थे, एक जेनी के अनुसार, एक जेपी के अनुसार। तो उसमें उन्होंने दो टाइप के बताए थे, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव पूछ लेगा मृदा निर्माण के एक्टिव फैक्टर की कौन है या पैसिव फैक्टर कौन है, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय की बात करेंगे तो आपका जलवायु हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा, यानी कि जैव मंडल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्टिव हो गया था, पैसिव था स्थलाकृत, ये सब एक और टाइम आ जाएगा, उसमें पैसिव में आ जाएगा, निष्क्रिय जो है वो आ जाएगा। इसके बाद अब हमको पढ़ना है दूसरा गुण है जो फिजिकल गुण समाप्त। इसके बाद आज हमको पढ़ना रासायनिक गुण। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करिए फ्रेंड, लाइक करने में क्या जाता है, कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। इतना कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट देने का, मैटर आपका दायित्व होता है। चलिए कोई बात नहीं, चलो हम हेडिंग डालिएगा रासायनिक गुण डालेंगे आप। रासायनिक गुण, रासायनिक, मृदा के रासायनिक गुण, ठीक है। इसमें आपको डालना है क्या? पहला डालना है आपको, इसमें पढ़ना है हमको मृदा के रासायनिक गुण में पढ़ना है पहले नंबर पे पीएच स्केल। पीएच स्केल। अब इसमें आपको और बिंदु को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पीएच शब्द कैसा शब्द है? तो फ्रांसीसी शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है पीएच का? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। तो इसको लिखेंगे आप अर्थ, इसका पहले शब्द लिखिए पीएच, यानी कि पीएच शब्द कैसा शब्द है? पीएच जो है फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसका अर्थ है, ठीक है। शब्द कैसा है? फ्रांसीसी है। और अर्थ क्या है? आप अर्थ बताएंगे जो है हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं पीएच स्केल को परिभाषित किसने किया था या परिभाषा किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? 1919 में दिया था, सॉरी 1909 में दिया था, ठीक है। आप दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे पीएच स्केल जो किसने दिया था या परिभाषित किसने किया था? तो SPL जो है सोरेनसन। कब दिया था? 1909 में दिया था। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब इसके बाद हम करते हैं एक काम, क्या करता है? तो ये जो है पैमाना है, पीएच स्केल की रेंज भी लिख लेंगे, क्या है? पैमाना है। और रेंज इसकी क्या होती है? मतलब रेंज को क्या बोलते हैं? रेंज समझ सकते हो कहां से कहां तक होता है रेंज, यानी कि 0 से 14 तक,
ठीक है। और इसी में पीएच ये भी आप कर दीजिए, पीएच वैल्यू कितना कैसे होता है, माइनस ये भी पूछा गया था, माइनस लॉग एच आयन, इसको बिंदु को ध्यान रखना पड़ेगा इसी के साथ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीएच जो इसकी खोज और किए थे, क्या आपको और एक बिंदु और याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है इस चीज को, पीएच इलेक्ट्रोड किसने दिया था, पीएच पीएच इलेक्ट्रोड की खोज, पीएच इलेक्ट्रोड की खोज पूछे, या जो है आपका पीएच मीटर की खोज, पीएच मीटर की, तो आप क्या बताएंगे। तो जो है इलेक्ट्रोड की खोज 1900 जो है 20 में जो है एसपीएल सोरेंसन ने की थी, एसपीएल सोरेंसन ने की थी 1920 में की थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और ये मीटर की खोज किसने किया था, तो अर्नोल्ड ने किया था, अर्नोल्ड और ऑरविल, ऑरविली ने की जो है ऑरविल बेकमैन ने किया था, बेकमैन ने की थी, कब की थी, 1934 में की थी, कब की थी, 1934 में की थी। क्लियर हुआ ये बात, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। पीएच इलेक्ट्रोड की खोज किसने किया था, 1920 में पीएच सोरेंसन ने किया था। पीएच मीटर की खोज किसने किया था, एंड्रॉन ओविल एंड बेकमैन ने कब किया था, 1934 में किया था। परिभाषा कब दिए थे, 1909 में दिए थे। कौन दिया था, तो एसपीएल सोरेंसन ने दिया था। वैल्यू क्या होती है, इसको रेंज क्या होती है, 0 से 14 होती है, और इसका वो क्या होता है, माइनस लॉग एच आयन होता है। फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इतना क्लियर हो गया। अब आपको और दो बात याद रखना है, आपको क्या बात याद रखना है, ये पॉइंट नोट डाल के लिखेंगे। पीएच पीएच मान हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयनों आयनों की क्रियाशीलता या कहें सांद्रता, सांद्रता के व्युत कर्मानुपाती होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती है, बढ़ेगा हाइड्रोजन आयनों हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी, घटेगी, सांद्रता घटेगी, ठीक है। तो पीएच मान जो है हाइड्रोजन आयनों की क्रियाशीलता यानी कि आयनों की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे पीएच की सांद्रता बढ़ेगी, पीएच की सांद्रता, पीएच का मान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसी के नीचे लिखिएगा, इसको आप इसी के नीचे लिखिएगा। चलिए इसी के नीचे आप लिखेंगे, इसी का संबंधित एक और पॉइंट है,
पीएच जो है जो है लिखेंगे क्या, पीएच मान हाइड्रोक्सिल पीएच मान हाइड्रोक्सिल आयनों की क्रियाशीलता, आयनों की क्रियाशीलता सांद्रता के समानुपाती होता है, या कहें सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे पीएच का मान बढ़ता है, जैसे पीएच का मान बढ़ता है, आयनों की सांद्रता बढ़ती है, आयनों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर हुआ? अब पीएच स्केल की हम बात कर लेते हैं, पीएच स्केल जो होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पीएच मान जो होता है हाइड्रोक्सिल आयनों की क्रियाशीलता सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है या बढ़ाएंगे, आयनों की सांद्रता का मान बढ़ता है। यहाँ क्या था, हाइड्रोजन आयनों की क्रियाशीलता सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता हो क्या होगी, घटेगी। क्लियर हो गया? अब हम स्केल बना लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब पीएच स्केल बना लीजिए, पीएच स्केल, पीएच स्केल ये अपना जो है पीएच स्केल होता है ना, ये यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, रेंज हमने बताया 0 से 14 तक होता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ क्या होता है, 7 नंबर क्या होता है, पीएच 7 पे उदासीन जिसको बोला जाता है। तो अम्लीय इधर क्या है, इधर क्या लिखेंगे आप, अम्लीय। अब इधर क्या लेंगे, 7 के पहले अम्लीय, 7 के बाद क्या होता है, क्षारीय। क्लियर हो गया? अब ये क्या है, 7 पे क्या होता है, उदासीन। इतना बिंदु को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया अपना उसी पे आपका। अब रेंज हो गया अम्लीय के, मतलब अगर हम अम्लीय की बात करेंगे तो 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 6.9 तक, ठीक है। और क्षारीय की बात करेंगे तो क्षारीय की बात करेंगे 7.1 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है ना, 14 तक होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे जो अब यहाँ आपका जैसे कि हम कह सकते हैं 6.5 से 7.5 तक जो होता है ये उदासीन कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जब बढ़ेंगे तो एचायन जो है बढ़ता है प्लस, और बढ़ेगा एचायन की संख्या बढ़ेगी। अब इधर जाएंगे एचायन जो है ओ एचायन जो है बढ़ेगा, ठीक है। अब पीएच मान का प्रभाव जो पड़ता है, आप तो जान गए प्रभाव ये हो गया। अब इसमें जो प्रभाव पड़ता है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव की जब हम बात करेंगे, स्केल आप बन गया है स्केल। अब जो है प्रभाव में देखेंगे क्या है, प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसको देखना है, ठीक है। अब इस पे जो है सभी पोषक तत्व पूछ लेगा, सभी पोषक तत्व किस पीएच पर उपलब्ध होते हैं, तो आप बताएंगे इस पे 5.5 से मतलब 6.5 से 7.5 तक
सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक पोषक तत्व नहीं उपलब्ध होता है। कौन सा? वो है मॉलिब्डेनम। उसको नोट डाउन करते हैं। देखिए, सभी पोषक तत्व जो है किस पीएच पे उपलब्ध रहते हैं? 6.5 से 7.5 पर उपलब्ध होते हैं। 5 पर, यानी कि पीएच पर 5 पर उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं सभी पोषक तत्व। अब बात करना है फास्फोरस की सर्वाधिक उपलब्धता जो पूछा जाएगा, कहाँ किस पीएच पर पाई जाएगी, लिखेंगे फास्फोरस की सर्वाधिक उपलब्धता जो है किस पीएच पर होती है? 7.2 पीएच पर होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता, जैसे हम कहना कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जमयन हो गया, और जो है Fe हो गया, आयरन, तो अम्लीय पीएच पर जो है, अम्लीय पीएच पर मिलते हैं, अम्लीय पीएच पर कहाँ मिलते हैं? सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता, जैसे कि Cu हो गया, Zn हो गया, Mn हो गया, Fe हो गया, अम्लीय पीएच पर मिलते हैं। तो अम्लीय पीएच आप इधर देख लें। ठीक है, अम्लीय पीएच पर मिलते हैं, लेकिन जो है एक मॉलिब्डेनम लिखेंगे आप, MO हो गया, जो है एक किस पीएच पर मिलता है? क्षारीय पे मिलता है, क्षारीय पीएच पर मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखिएगा। इसके बाद एक बोरान आता है, बोरान जो है किस पीएच पर पाया जाता है? तो आप बताएंगे उदासीन पर, यानी कि उदासीन पर। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम यही बात कर लेते हैं, इसी के साथ पे लिखेंगे तो क्लियर रहेगा। इसी के साथ में आपको लिखना है, क्या लिखना है? इसी के साथ में आप लिखेंगे जो है पीएच मान बढ़ाएंगे। पीएच स्केल दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, आप लिखेंगे, ठीक है, पीएच बढ़ेगा, जैसे कहेंगे पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा? मॉलिब्डेनम बढ़ेगा। जब मॉलिब्डेनम जो है 7.2 पीएच पर मिलता है, तो जब पीएच बढ़ेगा तो मॉलिब्डेनम जो है बढ़ेगा। ठीक है, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है घटेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होंगे? घटेगा। भाई जब पीएच बढ़ाएंगे, यहाँ से पीएच बढ़ाएंगे तो मॉलिब्डेनम जो है बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो है एक ऐसा पोषक तत्व है जो इसमें नहीं पाया जाता, इधर वाले रेंज पे, तो इस पे पाया जाता है, 7.2 पे पाया जाता है, तो मॉलिब्डेनम बढ़ेगा और पीएच बढ़ेगा, सूक्ष्म तत्वों की संख्या क्या होगी? घटेगी। ठीक है, घटेगी। अगर पीएच जो है कम होगा, पीएच, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पीएच कम होगा, यानी कि आप पीएच को कम करेंगे तो क्या होगा? पीएच कम करेंगे तो मॉलिब्डेनम जो है घटेगा, कम होगा ना, तो पाया जाता है मॉलिब्डेनम 7.2 पे पाया जाता है। ठीक है, तो घटेगा।
तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि इधर वाले जिधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो क्या होगा, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है क्या होंगे, बढ़ेगा। ये पॉइंट आप जो है नोट डाउन करके लिखिएगा, पूछे जाएंगे, इसे पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा, बस आप इस मैप को जब क्लियर करे रहेंगे, इधर जाएंगे तो मॉलिब्डेनम जो है बढ़ेगा, पोषक तत्व एक ऐसा है जो बढ़ेगा। अब बोरान किस पे पाया जाता है, तो बोरान जो है आपका 7 pH पर पाया जाता है, ठीक है, उदासीन पर। अब हम बात करते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं, जो और महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है उसको, जैसे कि हम इसके आगे इतना नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट, इसमें और 2 नोट्स करके लिखना है, आपको नोट में डाल करके लिखना है, ठीक है। पीएच स्केल हो गया, अब आपको नोट करके लिखना है और पॉइंट को लिखना है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। आइए, अब आपको पहला पॉइंट लिखना है, पौधों को फास्फोरस जो मिलता है, पौधों को फास्फोरस, नोट में लिखेंगे पूरा पॉइंट, पौधे को फास्फोरस, पौधे को फास्फोरस H2PO4 आयन एवं H2PO4-2 दोनों रूप में जो है किस पीएच पर उपलब्ध होता है, 7.2 पीएच पर उपलब्ध जो होता है, 7.2 पीएच जो है पीएच पर बराबर होता है, पीएच पर बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है, बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है पौधों में फास्फोरस, और जो है किस पीएच पर उपलब्ध होता है, तो 7.2 पीएच पर उपलब्ध होता है। एक और पॉइंट लिखेंगे आप, पीएच पैतृक पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। पीएच किस पर निर्भर करता है, पैतृक पदार्थ पर निर्भर करता है, पैतृक पदार्थ पर निर्भर करता है। पीएच किस पर निर्भर करता है, पीएच जो है पैतृक पदार्थ पर निर्भर करता है। एक पॉइंट होगा, जैसे बेसाल्ट से बनी मृदा बनी है, तो कैसी है, क्षारीय, जैसे कि कह सकते हैं बेसाल्ट यानी चट्टानों से, बेसाल्ट से मृदा बनी है, कैसी कहलाएगी, क्षारीय, ठीक है। और ग्रेनाइट तो अम्लीय हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा। एक पॉइंट और लिखेंगे, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, यानी कार्बनिक पदार्थ यानी कि अम्लीयता जो है बढ़ेगी, तो पीएच क्या होगा, पीएच जो है घटेगा। अमोनिकल उर्वरक डालेंगे तो क्या होगा, पीएच आयन घटेगा। एक पॉइंट और लिखेंगे, अमोनिकल आयन डालेंगे तो पीएच घटेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कुछ जीव लिख देते हैं जो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, फफूंद जैसे है, कहाँ पाया जाएगा, किस मृदा में पाया जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। मृदा में प्रमुख सूक्ष्म जीव जो पाएंगे, बाकी हम तो उसमें जब बायोलॉजिकल गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन मृदा सूक्ष्म जीव लिख सकते हैं आप, मृदा सूक्ष्म जीव। जैसे हम बात करेंगे, आपका फफूंद किस मृदा में पाया जाता है, फफूंद हो गया
इसके बाद आपका जीवाण हो गया, इसके बाद आपका एम, एक्टिनो एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये जो है आपका ये अफूज अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा। और जीवाणु की बात करेंगे तो उदासीन यानी कि 7 pH पर। इसीलिए कहा जाता है कि फसलों के लिए सबसे अधिक मृदा मतलब पीएच उदासीन मृदा, और ये जो है हल्की हल्की क्षारीय। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेंगे जो आपका मृदा होती है, लवणी मृदा, क्षारीय मृदा, एल्कलाई मृदा। ये मृदा का ईसीजी कितना होता है, किस पीएच पे पाई जाती हैं, किसका रेंज क्या होता है, ठीक है, इसको लिखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लिखते हैं इस पे, इस बिंदु को आप इसी हिसाब से बना लीजिए क्योंकि तो पूछा जाएगा, तो आप ऐसे बनाएंगे तो क्लियर रहेगा। यहाँ लिखेंगे मृदा और यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, मृदा के गुण, मृदा के गुण। एक पॉइंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें एक पॉइंट और कर लीजिएगा, इसमें 4 पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे आप, इधर लिखेंगे लवणी लवणी भूमि या मृदा लिखेंगे। इधर इधर क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे लिखेंगे लवणी मृदा या भूमि लिख देंगे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलाइन सॉइल। सॉइल, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप लवणी हो गया, क्षारीय भूमि लिखेंगे, क्षारीय भूमि को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, एल्काइल सॉइल। तीसरा नंबर पे क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर पे लिखेंगे लवणी, लवणी व लवणी व क्षारीय भूमि, दोनों को मतलब मिला करके, ठीक है, लवणी व क्षारीय भूमि। तो लवणी को या मतलब क्षारीय को सोडिक या ऊसर मिट्टी भी कहते हैं, इसको आप लिख लेंगे, सोडिक या ऊसर बोलते हैं इसको, क्षारीय भूमि को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आपको इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आप इसी हिसाब से इसका ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ जो है लिखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, पीएच मान कितना पर होता है, इधर क्या लिखेंगे, ईसी लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे ईएसपी, और यहाँ लिखेंगे घुलनशील लवण, यहाँ क्या लिखेंगे, घुलनशील लवण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको पीएच कितना होता है इसका पीएच, तो आप इसका पीएच में लिखेंगे, पीएच में लिखेंगे आप कितना होता है, पीएच जो है 8 से कम होता है, 8.5 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पीएच इसका कितना होता है, 8 दशमलव इसको 8.5 से कम होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका जो है ज्यादा होता है, 4 डीएस से, ठीक है, डीएस प्रति मीटर। और ईएसपी की बात कर लेंगे तो
कम होता है 15% से कम होता है। घुलनशील लवण की बात करेंगे तो ज्यादा होता है 0.5 इतने से 1.5%। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसका लिखेंगे, इसका जो होता है ज्यादा होता है 8.5 से, इसका क्या होता है दोनों मिलाकर 8.5 होता है। क्लियर। इसका करेंगे तो कम होता है, ठीक है, 4ds से, और इसका क्या होता है ज्यादा होता है 4ds से। और इधर बात कर लेंगे, इसका कितना होता है 15%, और इसका भी 15%। अब इसकी बात कर लेंगे, इसका कितना होता है 0.15%, और इसका बात करेंगे 0.15%। ठीक है। तो ये आपका चार्ट है। इस चार्ट को आपको ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो अपना अलग टॉपिक है उसको बात करते हैं हम। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे आप इसी तरीके से। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे धनायन विनिमय क्षमता, यानी कि CEC को देखेंगे। तो मृदा, ये क्या होता है CEC? मृदा द्वारा अपने ऊपर विनिमयशीलता को अवशोषित करने को क्या कहा जाता है? ECG कहा जाता है। तो आपको इतना बिंदु को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको इस हिसाब से रखना पड़ेगा इसको। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है, क्या लिखेंगे आप? पॉइंट डालेंगे धनायन विनिमय क्षमता। CEC। ठीक है, परिभाषा इसका लिखेंगे आप, परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे आप मृदा द्वारा अपने ऊपर, मृदा द्वारा अपने ऊपर विनयशील धनायनों को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? CEC कहा जाता है। ऊपर विनयशील धनायनों को अवशोषित करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आपकी CEC कहलाती है। जैसे सबसे, ये सॉइल हो गया आपका, ये क्या हो गया? सॉइल, यानी कि मृदा हो गया। इधर माइनस क्ले पार्टिकल किसका होता है? माइनस किसका होता है? इसका क्ले का होता है, माइनस में चार्ज रहता है। ठीक है, इधर क्या है? ये सॉइल प्लस में रहेगा। तो क्ले पर हमेशा क्या होता है? ऋणायन होता है। क्ले मृदा पर हमेशा ऋणायन होता है। प्लस माइनस तभी जाकर के अच्छे हो जाते हैं। क्ले मृदा पर हमेशा क्या होता है? ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं CEC प्रोपोर्शनल क्ले कणों की संख्या। ठीक है, अब क्ले कणों का जो क्ले कणों की संख्या बढ़ेगी, धनायन विनिमय संख्या भी बढ़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट में, जो है
किले कणों की संख्या, किले कणों की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया आपका। अब लिखिए किस मृदा में कितना धनायन विनिमय क्षमता होती है। क्लियर। चलिए अब आप एक चार्ट बनाएंगे, इस तरीके से आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें ऐसे लिखेंगे जैसे बताऊंगा। तो इधर क्या लिखेंगे, मृदा लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे आप, धनायन विनिमय क्षमता लिखेंगे, धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है, यानी कि CE। क्लियर हो गया। मृदा में लिखेंगे आप पहले बलुई दोमट लिखेंगे। मृदा में क्या लिखेंगे आप, बलुई दोमट। बलुई दोमट के बाद आप लिखेंगे दोमट, दोमट। इसके बाद लिखेंगे आप जो है किले दोमट, किले दोमट। इसके बाद आप लिखेंगे किले। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चार है ना, बलुई दोमट और दोमट और किले दोमट और किले। ठीक है, तो आप इसमें इसका रेंज क्या होता है बलुई दोमट का, तो 5 से जो है 10 के सीमोल। सीमोल बोले तो सेंटीमोल, सेंटीमोल बोलते हैं। तो 5 से 10 जो है के मोल होता है, सेंटीमोल बोलेंगे प्रति केजी। ठीक है, और इसका दोमट की बात कर लेंगे तो 5 से 10 हो गया, तो इसका 15 से क्या होता है, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 हो गया, तो इसका 15 से 30, 15 से 30 होगा। सबसे ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है, तो आप बता, किले हमने वही बताया है, तो 30 से 60। ठीक है, सर्वाधिक किसकी होती है, ECG किसकी होती है, सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो आप बताएंगे क्ले मृदा की होती है। अब हम इसी में बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है और जो क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% बनेगा। जैसे कि इसमें पूछेगा कोलाइडल क्ले जो है 2 टाइप के होते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक होता है। तो आप लिखेंगे कार्बनिक में लिखेंगे कोलाइडल कणों का कोलाइडल कण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको रखना है, एक क्या है आपका कार्बनिक में आता है, एक क्या आएगा आपका कार्बनिक में आएगा, दूसरा क्या कहाँ आता है, अकार्बनिक में आएगा, अकार्बनिक। कार्बनिक की बात कर लेंगे, कार्बनिक का एग्जांपल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ह्यूमस बताएंगे। सर्वाधिक ECG किसमें होता है, ह्यूमस में होता है। ठीक है, सर्वाधिक। ठीक है, अब अकार्बनिक की बात कर लेंगे। जैसे कि अकार्बनिक जैसे कि इसमें आएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएंगे, 1:1 के अनुपात में, जिसको बोला जाता है 1:1 के लिए का एग्जाम्पल क्या होगा, 2:1 के लिए का एग्जाम्पल क्या होगा, 2:2 के लिए, या कह सकते हैं 2:1:1। ठीक है, के लिए का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जैसे 1 सिलिकॉन प्लस 1 एल्युमिनियम, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है किले 1:1 किले का एग्जाम्पल क्या है, आप बताएंगे
केओलिनाइट केओलिनाइट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद 2:1 के अनुपात के लिए के इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आएगा, तो आएगा इलाइट। इलाइट के बाद हम दूसरा करेंगे वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट के बाद हम बात करेंगे मोंटोमेलाइट। मोल्टोमोलिनाइट, ठीक है। एक इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके 2:1, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2:1 के लिए 1 में पाया जाता है क्लोराइड। ठीक है। और सर्वाधिक आग, एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, वर्मिकुलाइट जैसे बात कर लेगा, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता इसकी होती है, वर्मिकुलाइट भी है और आपका काली मिट्टी, इसका भी काली मिट्टी की सर्वाधिक धनायन विनिमय, धनायन क्या बोलते हैं, CEC, इसकी भी होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें बात कर लेते हैं, आपके एग्जाम्पल जो बनते हैं, आपके पूछ लेगा कोलाइट करो 2 प्रकार के में किसमें जो होता है सबसे ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता होती है। आपका एग्जाम्पल में ह्यूमस भी दिया गया है और वर्मिकुलाइट दिया गया है, तब किस पे आप लगाएंगे, ह्यूमस पे लगाएंगे। अगर पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जो है कोलाइट कणों में सबसे ज्यादा ECG कार्बनिक में किसका है, तो कार्बनिक की बात करेगा तो ह्यूमस का हो जाएगा। अकार्बनिक की बात करेगा तो सबसे ज्यादा किसका होता है, वर्मिकुलाइट का सबसे ज्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा किस पर, अगर वैसे पूछेगा सबसे ज्यादा किसका ECG धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा होता है ऑप्शन में से, तो आप किसको बताएंगे, ह्यूमस का सबसे ज्यादा होता है। अगर अकार्बनिक की बात करेगा तो अकार्बनिक का सबसे ज्यादा वर्मिकुलाइट का होता है। दोनों अगर ऑप्शन आपके देखने को मिल जाएगा, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, सबसे ज्यादा ECG पूछ लेगा तब भी आप इसको बताएंगे, ठीक है। कार्बनिक की बात करेगा इसको, अकार्बनिक की बात करेगा इसको। अगर वैसे बात कर लेता है ECG सर्वाधिक किसमें, किस कणों के प्रकार में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ह्यूमस में पाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों का जो डाउट था क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, इस हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 1:1 कैलोनाइट, ठीक है। दूसरे 2:1 में आएगा आपका वर्मिकुलाइट, 2:2 के अनुपात में 1 है क्लोराइड। क्लियर होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे में जैसे कि एक और आपको यहाँ और थोड़ा बिंदु और याद रख लेना है, ठीक है। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ से क्वेश्चन तो बनना है जो है रासायनिक गुणों से, ठीक है। गुणों से तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि आपका सतही क्षेत्रफल के लिए मृदाओं का सर्वाधिक होता है। अगर सतही क्षेत्रफल की बात करेगा, सतही क्षेत्रफल जो है किस मृदाओं का सबसे ज्यादा होता है, क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल जो है क्ले मृदाओं का सर्वाधिक होता है। क्ले मृदाओं का कैसे होता है, सर्वाधिक होता है, क्ले मृदाओं का सर्वाधिक होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, मृदा कणों का आकार की बात करेगा, आकार बढ़ेगा तो सतही क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसको याद रखना है। एक पॉइंट और लिखेंगे आप,
कणों का आकार कम होगा यानी कि घटेगा, कम होगा या घटेगा, तो सतही क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, मृदा सतही क्षेत्रफल क्ले मृदाओं का सर्वाधिक होता है। पूछिएगा सतही क्षेत्रफल किस मृदाओं का सर्वाधिक होता है, तो आप किसे बताएंगे, क्ले मृदाओं का बताएंगे। अब इसके बाद मृदा कणों का आकार बढ़ेगा तो सतही क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा, सतही क्षेत्रफल घटेगा। मृदा कणों का आकार कम होगा तो सतही क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। आकार कम होगा, सतही क्षेत्रफल घटेगा, और आकार घटेगा तो सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज से जो है रासायनिक गुण जो थे हमारी मिट्टी के, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जैविक गुण को कवर करेंगे। कवर करने से पहले जो है आपको इतना तैयार होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।